नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब राजनीति चल रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सट्टेबाजी में लिप्त है। यानी हरेन जोशी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो बैटिंग ऐप चला रहे थे। केवल आरोप लग रहा है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, लेकिन मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, कांग्रेस राहुल गांधी कई बार एक तथ्यों के साथ खुलासा करते हैं कि देखो ये चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। ये एक एक घर में 250-250, 300-300 वोट है, कहाँ से आ गए? तब सफाई में चुनाव आयोग से पहले बीजेपी मैदान में आ जाती है कि नहीं नहीं भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे ताकतवर आदमी हरेन जोशी पे आरोप लग रहा है कि वो इसी तरह के इनलीगल धंधे में लिप्त थे। और हरेन जोशी मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल खेमे में वो नाम था जिसके नाम के आगे थरथर कांपते थे लोग। पूरी मीडिया में संपादकों की हालत खराब हो जाती थी। आदेश आता था कि ये हेडिंग लगाइए, ये हेडिंग हटाइए, ये संपादक रखिए, संपादक को हटाइए, और कहा जाता था ये सब हरेन जोशी संचालित करते हैं। अचानक उन हरेन जोशी के बारे में तरह तरह की कहानियां चलने लगी। हटा दिया गया, बैटिंग ऐप में नाम, ये तमाम घोटालों के ऊपर आरोप लगने लगे। जाहिर है कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय पर आरोप लगे तो आरोप गंभीर होंगे, सफाई देनी चाहिए। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात पर बोलने को कुछ तैयार है। दाल में काला है, पूरी दाल ही काली हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। शीतल पी सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैंने उन संबंध में उनसे बातचीत करी। और राजनीति का ये दिन मेरे लिए बड़ा हैरानी भरा था कि राहुल गांधी ने जिस तरह कहा कि विपक्ष का नेता जो होता है, कोई भी अगर बाहर का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है तो उससे परंपरा रही है कि विपक्ष के नेताओं से मुलाकात होती है। कांग्रेस की सरकार में भी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कराई जाती थी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं पुतिन साहब आए हैं तो उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही है। का मना कर दिया कि भैया राहुल गांधी से नेता विपक्ष से मिलने की जरूरत नहीं है। अब ये देश की राजनीति कौन सी दिशा में जा रही है, कौन सी दशा में जा रही है, मेरी समझ में नहीं आता। इस हद तक नफरत करना कि नेता विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दो, उनसे कोई मिलने ना दो, ये पता नहीं कहाँ पहुंचाएगा। शीतल सिंह जी से मैंने हरेन जोशी के बारे में विस्तार से बात की है और इस राजनीति को समझने की कोशिश करिए कि राजनीति क्या है। आपको लेके चलता हूँ सीधा शीतल पी सिंह जी के पास। अच्छी बातचीत है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। 4 PM में बहुत बहुत स्वागत है आपका शीतल सर। बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछले 24 घंटे से देश भर में एक चर्चा है, एक नाम की, हरेन जोशी। पहले चर्चा चली कि वो हटा दिए गए हैं, चले गए हैं, फिर हुआ कि वो वापस स्थापित हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं, किसी गोदी मीडिया के चैनल पर चर्चा नहीं। हरेन जोशी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि टीवी के चैनल्स की हेडलाइंस वो तय करते हैं, मीडिया पे प्रेशर वो बनाते हैं, और हम सब जानते हैं कि हाँ वाकई में मीडिया का बहुत बड़ा रोल अदा करते रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर बेटिंग ऐप से लेकर और तमाम आरोप लगते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को हर हालत में सफाई देनी चाहिए, कोई सफाई नहीं आती है, और उसके बाद में रहस्यमय तरीके से नवनीत सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन की छुट्टी हो जाती है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये सब हंगामा, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस, पवन खेड़ा, इन सबको मैं जानना चाहता हूँ, देश के लोग जानना चाहते हैं कि पीएमओ में क्या कुछ ऐसा है जो बहुत विस्फोटक है, जिसको छिपाने की कोशिश की गई है, या फिर ये रूटीन की बातें थी, मीडिया ने कुछ ज्यादा ही तूल दे दिया? देखिए, वातावरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा धनखड़ साहब वाले मामले में हुआ था। लेकिन धनखड़ साहब और इनमें बहुत फर्क है। धनखड़ साहब से जो मोदी जी का एसोसिएशन है वो तो बहुत नया है। इवन बीजेपी का एसोसिएशन बहुत पुराना नहीं है, बहुत जगहों में इधर उधर रहे हैं। हिरेन जोशी का बिल्कुल अलग करेक्टर है। हिरेन जोशी एक अच्छे पढ़े लिखे और दूसरी लाइन के इंसान थे, एकेडमिक लाइन के थे, पढ़ाते थे एक जगह। 16-17 साल उन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद 2008 में कई कहानियां हैं, हम उन कहानियों पे नहीं जाते। 2008 में वो मोदी से जुड़ गए, और मोदी जी इस देश के उन राजनेताओं में से हैं जिन्होंने तकनीक का, टेक्नोलॉजी का जो है, सोशल मीडिया का, मीडिया का सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया, बहुत संगठित तौर पर। इस चीज की ताकत को उन्होंने हमारे देश के किसी भी राजनेता की तुलना में, सबसे पहले वो ट्विटर पे थे, सबसे पहले वो फेसबुक पे थे, सबसे पहले व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स में उनका काम हुआ, उनके लिए सॉफ्टवेयर बने, उनका कैंपेन बना, वगैरह वगैरह। और इवेंट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स में लाना और कंपनियों को काम देना, सभाएं वगैरह कराने का, प्रचार वगैरह के लिए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अमेरिका की कंपनी हायर करना, ये सब देश में मोदी जी ही लेके आए। और मोदी जी
हिरेन जोशी को बुलाए या हिरेन जोशी उनके पास पहुंच गए। समहाउ 2008 से कहानी शुरू होती है। 17 साल हो गए। 17 साल में पहली बार और इतनी बड़ी बात सीधे आई है। ठीक है कि ये बात अपोजिशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से आई है, लेकिन ऐसे ही आती है बातें। और ये बात जो आई है उसके तथ्य इतने तो मौजूद हैं कि एक 24 तारीख से 24 नवंबर से जिन दो नंबरों का प्रयोग करके हिरेन जोशी जी मीडिया के बड़े वाले सर्कल में और इनर सर्कल में अपने प्रेस नोट्स और निर्देश, उनके निर्देश की अलग एक लाइन है और प्रेस नोट की अलग एक लाइन है। प्रेस नोट में तो जनरल इंफॉर्मेशन होती थी कि पुतिन साहब आ रहे हैं तो मोदी जी ने ये कहा तो ये ट्वीट किया, ये या इस पे वगैरह वगैरह प्रचार की जनरल चीजें। इसमें उनकी पेरीफेरी में पीआईबी के वो बहुत सारे जर्नलिस्ट होते थे जो प्रमुखता में हैं, खबरें करते रहते हैं, राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े हुए हैं या फ्रीलांसर हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस उनका अच्छा है। और एक बड़ी सर्किल इसमें से थी, जो लोग भी हैं उनको सबको उनका मैसेज चला जाता था। लेकिन निर्देश उनको आते थे जिनको आप कहते हैं टीवी पुरम, कोई लोग कहते हैं, कोई नोएडा चैनल्स कहते हैं, कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई कुछ कहता है। उन लोगों को प्रोग्राम मिलता था कि आज शाम इस पर बहस होनी है, या आज शाम विपक्ष को इस पे घेरना है, या फलाने नेता के कोई इस सवाल पे कर देना है, या ये चीज को गायब करना है, इस पर बात ही नहीं करनी है। ये सब वो करते थे और इसके लिए वो विख्यात या कुख्यात जो भी आप कहना चाहे रहे हैं। अब आपने बिल्कुल सही रेफरेंस दिया कि 2021 में अरविंद केजरीवाल ने एक कॉन्क्लेव में, मेरा ख्याल इंडिया टुडे का ही था या किसका था, सरेआम एंकर को कह दिया था कि हमें मालूम है कि आप लोगों के यहाँ अखबारों की हेडलाइन कौन तय करता है, न्यूज रूम का एजेंडा कौन तय करता है, शाम की बहसें कौन तय करता है, कैसे कैसे निर्देश आते हैं। उन्होंने रेफरेंस, ये नाम तो नहीं बताया, कहा मुझे खुद आपकी पत्रकारों में से एक ने वो सब दिखाया है कि क्या क्या किस तरह के डायरेक्शंस आते हैं। तो हिरेन जोशी जी के बारे में ये एक इमेज थी कि सारे मीडिया के मालिक, बड़े मीडिया वाले, सारे न्यूज रूम के हेड्स, एडिटर्स, सारे प्रमुख एंकर्स और टीवी चैनलों का पूरा देशव्यापी जाल उनके व्हाट्सएप ग्रुप में होता था और उनके नियंत्रण में था, और किसी ने उनके नियंत्रण का उल्लंघन उनके सामने नहीं किया। और जो एक आध नहीं थे वो अब नहीं है, जो इस तरह के एक आध चैनल थे तो वो अब नहीं है। ये उन्होंने एब्सोल्यूट कर लिया था। लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोगों को उनके बारे में नहीं मालूम थी, जो ये कंट्रोवर्सी आने के बाद मालूम हुई। ये कंट्रोवर्सी आई ऐसे कि जैसा मैंने बताया कि 24 तारीख से उनके इस तरह के संदेश आने बंद हो गए, 24 नवंबर से। लेकिन रोज कई आते थे, लोगों को 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, चौंके, ये हुआ कि कहीं वो छुट्टी उट्टी पे गए हैं, बीमार हैं, क्या है, उनके बारे में सरगोशियां शुरू हुई। फिर एक खबर आई कि साहब, एक जो उनके दोस्त और उनकी जो कोटरी एक तरह की है, उसमें से एक सज्जन जो हमारे लॉ कमीशन में रहे हैं, उनका रिजाइन हो गया है, और वो जैन साहब हैं, और हितेश जैन, और वो जो है उनका घर वर भी खाली करा लिया गया है। ये भी इधर उधर सरगोशी थी, ये हुआ कि सच है कि नहीं है पता नहीं। लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, खेड़ा साहब ने, इसको जग जाहिर कर दिया और उन्होंने काफी और बड़ी बातें कह दी। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि एक बेटिंग ऐप ग्रुप से ये लोग जुड़े हुए हैं और पीएमओ बेटिंग करवा रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस सरकार के जमाने में बेटिंग पर प्रतिबंध एक्चुअली लगाया गया है। लेकिन ये सही है कि इसी सरकार के जमाने में महादेव ऐप से संबंधित बहुत सारी खबरें पिछले बहुत समय से गायब है। वो छत्तीसगढ़ के चुनाव में सामने थी हमारे आपके, जब वहां बघेल साहब और उनके पुत्र वगैरह पर ये आरोप लगे थे और तमाम लीक बाहर आ रहे थे एजेंसियों के, लेकिन एक लंबे समय से वो सब चीजें गायब। फिर जो खेड़ा साहब ने आरोप लगाया उसमें यह भी कहा कि ये अमेरिका में किससे किससे क्या क्या इनके संबंध हैं और क्या क्या बिजनेस डील्स हैं, ये भी बताइए। उन्होंने एक्चुअली प्रधानमंत्री कार्यालय को, बीजेपी को इंगेज किया कि आप इसको स्पष्टीकरण दीजिए, नहीं तो मैं भंडाफोड़ कर दूंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा कि क्या है और क्या है। ये कह के उन्होंने बॉल जो है पब्लिक डिस्कोर्स में डाल दी। अब इस लेवल पे जब ये बात आ गई तो हमें उम्मीद थी कि या तो पीएमओ खुद, या हिरेन जोशी खुद, या बीजेपी का कोई प्रवक्ता, या
अगर ये सब भी नहीं तो एक जो एंकरों की फौज है जो उनके कहे पे ट्वीट किया करती थी और एजेंडे लिया करती थी, जिसको अल्ट न्यूज के जुबैर ने दर्जनों बार एक्सपोज किया है कि एक ही तरह का, एक ही भाषा का एक ही तरह की कंटेंट एक साथ एक गोदी मीडिया के सारे चैनलों के एंकर ट्वीट किया करते हैं, या वैसे पत्रकार ट्वीट किया करते हैं, या उससे मिलती जुलती करते हैं, या उनके इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। एक पूरा पूरा ग्रुप उन्होंने दर्जनों बार सेम लगा के दिखा दिया है, और इसलिए अब उसमें कोई छटपटाने या छुपने की कोई जगह नहीं है। तो ये तो सही है कि इस तरह के निर्देश आते थे, ये भी सही है कि उनका पालन होता था, और ये इसके सबूत उपलब्ध है कि उनका पालन होते हुए दर्जनों बार लोगों को पकड़ा गया है। इतनी बात तो सही थी, लेकिन इस मामले में एकाएक खामोशी छा गई। हालत ये हुई कि जो हमारा राष्ट्रीय मीडिया है और जो नोएडा में चैनलों की पूरी बात है, किसी में एक टिकर पे भी खबर नहीं चली। यानी देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के, मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता का इतना बड़ा रहस्योद्घाटन जो पीएमओ के बारे में है, वो टिकर पे भी नहीं आया। आज तक उसमें से कुछ नहीं आया। इक्का दुक्का कुछ इधर उधर के लोग इसकी सफाइयां दे रहे हैं, जिनको क्या कहा जाए, लेकिन वो अभी ढंग से सफाई भी नहीं आ रही। इसी बीच एक और बड़ी घटना हो गई। हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के एक बहुचर्चित ऑफिसर, जो लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यालय में प्रिय माने गए और बहुत लोकप्रिय रहे हैं पत्रकारों वगैरह में भी, और जो प्रसार भारती के इस समय प्रमुख थे, एकाएक उनका इस्तीफा भी आ गया। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हिरन जोशी प्रसंग से उनका कोई संबंध है कि नहीं, लेकिन ठीक उसी समय उनका भी इस्तीफा आ गया। तो इसके बारे में भी बहुत सारे स्पेकुलेशन इस समय सोशल मीडिया में भरे हुए हैं। फिर उनके बेटे के बारे में आ गया कि उसकी भी एक बेटिंग कंपनी थी। उसके फिर क्लैरिफिकेशंस कई लोगों ने दिए हैं, मैं उसको मान लेता हूं, जो कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स में देखने पे मिलता है कि अभी उसमें कोई काम वाम नहीं हुआ था। 1-1.5 लाख की उसकी परिसंपत्तियां जो डिक्लेयर की जाती कंपनी बनाते समय उतना ही है। लेकिन जो दूसरी बात आई है, जो जैन साहब है, जो लॉ कमीशन वाले मेंबर हैं, उनके बारे में फिर पता चला, तो उससे चीजें थोड़ा आगे बढ़ी। उनकी एक कंपनी है 2016 में रजिस्टर हुई, यानी मोदी जी की सरकार आने के बाद, और उस कंपनी में उसका नाम है ब्लू क्राफ्ट। ब्लू क्राफ्ट ही है शायद, क्राफ्ट में सी की जगह के है। और इस कंपनी में 2 जैन जो है इसके मालिक हैं। एक तो वो स्वयं है और एक कोई और जैन है, हो सकता है उनके भाई हो, पिता हो, बेटे हो, जो भी हो। 2 जैन नाम आते हैं उसमें। और उसके जो सीईओ हैं, वो एक मिश्रा जी हैं, इलाहाबाद मूल के हैं। वो सज्जन जो हैं, वो 2012 में मुख्यमंत्री कार्यालय में, जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हिरेन जोशी के सहयोगी थे। वो उस कंपनी के सीईओ हैं इस समय। और इस कंपनी को भारत सरकार ने बहुत सारे कैंपेन, अपने राष्ट्रीय कैंपेन, अपनी नीतियों के, जैसे नोटबंदी जब कर रही थी तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के कैंपेन को दिया। ऐसे 5-6 कैंपेन्स हैं जो इनको दिए गए, जो बहुत बड़े बड़े हैं। और अब वो एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाते हैं जो बहुत बड़ी है, जिसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। तो ये एक रिलेशन आया कि एक तो ये था कि ये संभालते हैं इस प्रचार के पूरे काम को, लेकिन उसमें ये जरूर आया कि अपने ही दोस्तों को काम भी देते हैं, या अपने से ही जुड़े लोगों को काम देते हैं, अपने साथ जो काम कर रहे होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह का एक ये तो है। लेकिन बेटिंग कंपनी महादेव से जो बातें आ रही हैं, वो अभी तक कहीं से जुड़ी नहीं है। अब हम उम्मीद करते हैं कि खेड़ा साहब इसके आगे आके जो उन्होंने कहा है, क्योंकि जब बीजेपी जवाब नहीं दे रही है, पीएमओ जवाब नहीं दे रहा है, जोशी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, और जो उनकी डिफेंस करने के 1-2 ट्वीट आए हैं, एक आध दो मीडिया मैन से, या एक आध दो ऐसे अंडर हैंड चल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें कोई बात साफ नहीं हो रही है। तो जरूरत है कि अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इस सत्र के, शीतकालीन संसद के सत्र के चलने के बीच, खेड़ा साहब इस मामले को आगे जो उन्होंने शुरू किया है, इसको पब्लिक के सामने और वो करें। अब इससे क्या हुआ कि इससे, चूंकि ये बहुत प्रसिद्ध आदमी है ही हैं, आपने भी बताया, मैंने भी जो मैं बता पाया बताया,
वो बहुत प्रमुख आदमी हैं। इनको बताया जाता था कि दो ही लोग हैं जो प्रधानमंत्री के दाएं और बाएं बाजू हैं। तो इनको बायां बाजू बताया जाता था कि ये रोज रात में 11 से 11:30 के बीच या तो मिलके निजी तौर पर, नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मीडिया के पूरे और उनके बारे में प्रचार से संबंधित सारी बातें और अन्य बातें भी रोज प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं। मतलब इनकी एक्सेस लगभग उसी तरह से थी जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटी चीफ्स की होती है या जो जासूसी आईबी के चीफ की होती है, कि वो अपना उनका एक समय तय होता है, वो कोई भी पीएम हो उसको वो ब्रीफ करते हैं। उस तरह की परिस्थिति उनकी थी। दूसरा माना जाता है कि अमित शाह जी की वो परिस्थिति है कि वो कभी भी जाके प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, बता सकते हैं, रैक्स पे ले सकते हैं। अब इस मामले में तरह तरह की अटकलें हैं। सोशल मीडिया पूरी तरह से भरा हुआ है, हम लोगों ने भी इसकी पोस्ट डाली हैं और इसमें तमाम ट्रेंड्स चल रहे हैं इस सब को लेके। दूसरी तरफ से सन्नाटा है। आज दोपहर में, अब हम लोग भी, हमारे पास तो चूंकि इस समय जो सरकार का तरीका है मोदी जी के जमाने में, किसी को पीएमओ वगैरह में कोई एक्सेस तो है नहीं, इवन मंत्रालयों में कोई एक्सेस नहीं है। जो हमारे मित्र लोग इस समय रेगुलर फॉलोअप में दिल्ली में हैं पत्रकार के रूप में, उनमें से किसी के पास कोई खास सूचना नहीं होती। लेकिन इतनी सूचना उन्हीं से निकल के आई कि 24 तारीख से जिस अकाउंट से कोई संदेश नहीं आया था, उस अकाउंट से आज एक संदेश आया, आज पहली बार। तो वो जब मुझे कुछ लोगों ने वहां जब बताया, जो लोग जिनके पास से संदेश आते हैं, तो मैंने एक ट्वीट डाला कि साहब लगता है कि जोशी साहब को इस सदन में, ये जो अभी संसद ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस समय कंट्रोवर्सी स्प्रेड ना हो, इसलिए लगता है कि उनको वापस बुला लिया गया है। अभी फिलहाल तो वो हैं, आज वो शायद ऑफिस में हैं। लेकिन बाद में मुझे 1-2 घंटे बाद बहुत से मित्रों ने उसके डिटेल्स बताए कि उनके 2 नंबर है, एक उनका पर्सनल नंबर है और एक सीओजी नंबर है। ये जो सूचना आई है सीओजी नंबर से आई है। और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो काम जोशी जी देख रहे थे, वो काम 2 और अफसर देखते हैं और वो 2 और अफसर अभी वहां हैं। और ये हो सकता है कि उस काम को जो उनसे ट्रांसफर हुआ हो, वो नंबर वही है और वो तो रहेगा मंत्रालय में, वो उपयोग में होगा उनसे हटके। जैसे डीएम के पास जो नंबर होता है सीओजी वगैरह का, एसपी के पास जो होता है वो बदल जाते हैं, दूसरा आता है उसके पास आ जाता है। उस तरह की परिस्थिति भी हो सकती है। ये शंका कुछ अन्य पत्रकार मित्रों ने की है जो इस परिधि में है, जिनके पास ये सूचना आती जाती है उस नंबर से। तो या तो ये भी हो सकता है कि ये जोशी जी ही वापस आए हो, या ये भी हो सकता है कि वो ना आए हो, उस नंबर से किसी दूसरे ने ये संदेश भेजा हो। लेकिन इसमें कहीं भी ये सूचना किसी को नहीं आई है कि कोई स्पष्टीकरण आया हो, कोई क्लैरिफिकेशन आया हो, कुछ चीज आई हो। तो एक रहस्य बना हुआ है और अब इसमें तरह तरह के नाम आ रहे हैं और अब तीनों लोगों को जोड़ के भी बहुत सी स्टोरियां बन रही हैं। यानी लॉ कमीशन वाले मेंबर के बारे में, हिरेन जोशी के बारे में और हमारे सहगल साहब के बारे में। लेकिन तीनों में क्या लिंक है वो मुझे नहीं पता। 2 में लिंक है, वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं शीतल जी, बहुत विस्तार से आपने मुझे बताया। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मुख्यमंत्री के करीबी अफसर मेरे भी मित्र थे, लेकिन छुप छुप मिलते थे मुझसे कि पता ना चल जाए। तो सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हरेन जोशी ने तुम्हारे चैनल का नाम लेके कहा कि तुम लोगों से संभल नहीं पा रहा। तो हमने कहा कि सब तरह की तो जांचें होंगी, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा। दूसरी बात भी जानना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमला करती है, राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमला करते हैं, चुनाव आयोग सफाई में नहीं आता, बीजेपी सामने आ जाती है। हरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय के 3-4 सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। पूरी देश की ब्यूरोक्रेसी कांपती थी उनसे। उस व्यक्ति के बारे में कांग्रेस के पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सोशल मीडिया पर हजारों पोस्टें हो चुकी हैं, पोस्ट होना और कोई भी अधिकृत वक्तव्य नहीं आना, प्रधानमंत्री कार्यालय की मंशा पे भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। अगर कोई आरोप ये लगा रहा है कि पीएमओ से बैटिंग ऐप संचालित हो रहे हैं, बहुत खराब बात है, बहुत शर्मनाक बात है। तत्काल पीआईबी की तरफ से कम एक प्रेस में उठाया जाता कि भाई ये गलत खबर है, झूठी खबर है। ये ना आना क्या और संदेह का बल दे रहा है। और बीजेपी में ऐसा सन्नाटा छा गया। 1-2 नेताओं से मैंने फोन किया, बोले महाराज इस विषय पे कोई बात नहीं करनी। वो डर ये है, ये डर क्या और बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। सफाई ना देने के पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं दे रहे सफाई? हाँ, क्यों नहीं दे रहे हैं इसका उत्तर दे पाना बहुत मुश्किल है और ये न देने से धनखड़ कांड की पुनरावृत्ति होती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थे शीतलप्रीत सिंह जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।